हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम आपके सामने जो सीडीपी का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा चिंतन। इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये जो हमारा चिंतन है उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये ध्यान से और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप इसे पूरा कर सकते हैं और आपको ये मार्क्स दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। देखिए, नज़दीक जा कर के रुकना एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारी हिम्मत हो हम में तो हम उसे नज़दीकी को भी अपने थिंकिंग पावर से उसको पार कर सकते हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आपका मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो हमें दुगना उत्साह मिलता है और हम अच्छे से कर पाते हैं। हम आपके लिए ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो छाट करके और इनमें से भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक चिंतन। चिंतन क्या होता है? हमारा थिंकिंग। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी थिंकिंग पावर। जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है उसी को हम थिंकिंग बोलते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन में इस प्रकार से कह सकते हैं कि विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्टार्ट हो जाती है और उसके अंत तक चलती है। जब तक उसका समाधान या सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक हम उसको बारे में सोचते रहते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसी को चिंतन बोला जाता है। फिर है चिंतन उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि हाई लेवल की जो है एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कोई भी समस्या जो होती है उसका समाधान छिपा होता है, हमें बस वो ढूंढना होता है। यह लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है उसकी तरफ निहित होता है और उसके लिए हमें मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है। फिर है नेक्स्ट हमारा चिंतन में पिछली अनुभूतियाँ सम्मिलित होती हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर ही आधारित होता है कि व्यक्ति पिछली अनुभूतियों से क्या प्रयोग चिंतन में किस प्रकार से करता है। इसमें है कि हमारा जो नॉलेज होता है वो पहले वाला नॉलेज हमारा छिपा होता है और जो हम पहले की जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसी से हम सीख लेकर के लाइफ में आगे उसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। देखिए, हमारा जो है बच्चा जो है चाइल्ड जब गलती करता है, कोई भी मिस्टेक करता है तो उस मिस्टेक को हम क्या ले सकते हैं? एक रिसोर्स के तौर पे ले सकते हैं कि उस रिसोर्स से बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो उसके लिए बच्चे को नया विकल्प मिला है और उसी बेस पे हम जो हमारी प्रोसेस होती है चिंतन की वो ज़्यादा वर्क करती है। यानी कि जो हमारे पीछे का जो नॉलेज होता है, हमारा जो पीछे की हमारे जो काम होते हैं उसी से हम कुछ नया करके सीखते हैं और यही हमारा चिंतन में मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाता है। फिर हमारे चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चिंतन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सवली चिंतन, इसको बोलते हैं ऑटेस्टिक थिंकिंग और यथार्थवादी रियलिस्टिक, यानी कि जो रियलिटी होती है उसके बारे में, और जो ऑटेस्टिक होता है सवली चिंतन, खुद के बारे में चिंतन। फिर इसके जो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप इसको लिख सकते हैं अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए, अभिसारी और अपसारी चिंतन से हमेशा क्वेश्चन आपका बना है, तो इन दोनों को आप ज़रूर याद कीजिए। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन को क्या बोलते हैं? हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। अपसारी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। आलोचनात्मक को बोलते हैं हम इवेलुएटिव थिंकिंग। फिर है हमारा, सबसे पहले हम एक एक की डिटेल करते हैं। देखिए, आप अगर और नहीं कर पाते हैं तो भी आप इन तीनों को तो छोड़िए मत। इसमें से ये जो 2 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमारा सवली चिंतन में क्या होता है? हमारा काल्पनिक विचारों और इच्छाओं का अभिव्यक्ति होती है। हमारे जो विचार होते हैं और जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो रियलिटी से दूर होती हैं। इसमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मान लीजिए आपने यहाँ पर बैठे बैठे सोच लिया कि मैं यहाँ से दुबई चला जाऊँ, यहाँ से आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। हम बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं, जिसे हम खास तौर पे यूज़ करते हैं कि उधेड़-बुन। जो उधेड़-बुन होती है वो किस में आती है? हमारी सवली चिंतन में। फिर सेकंड है हमारा
यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी जो चिंतन होता है हमारा, वो किसके अंदर आता है? इसका हमारी रियलिटी से संबंध होता है और ये रियलिटी बेस पे होता है। इसमें समस्या का समाधान भी निकलता है। इसका संबंध वास्तविकता से है। इसके सहारे व्यक्ति समस्या का समाधान करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें यथार्थवादी चिंतन से ही उस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। फिर इस चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है। अब मैं इनको एक एक करके आपसे डिटेल में बात करूंगी। सबसे पहले हमारा है अभिसारी चिंतन। ये निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। दिए गए तथ्यों के अनुसार आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। जो दिए गए तथ्य होती हैं हमारी, उसी के बेस पे हम उसका कोई भी समाधान या फाइनल पॉइंट तक पहुंचते हैं। और ये किस में होता है? प्रतिभाशाली बालक में होता है। इस चिंतन का श्रेय गिलफोर्ड जी को जाता है। इसमें क्या निहित होता है हमारा? किस बेस पे होता है? इसका जो बेस होता है वो हमारा होता है बुद्धि संबंधी चिंतन और तर्क संबंधी। बुद्धि और तर्क दोनों क्या होती हैं? इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे हम कोई भी एक सॉल्यूशन, कोई भी एक बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई भी प्रॉब्लम बताई, तो इसके जो समाधान होते हैं वो काफ़ी सारे समाधान हो सकते हैं। तो ये जो हमारे हाई लेवल के जो IQ होती है, वही बच्चा इसके बारे में सोच करके समाधान निकाल सकता है। और समाधान जो होते हैं वो एक ही समस्या के काफ़ी समाधान इसके अंदर देखे जाते हैं। फिर है हमारा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंदर क्या होता है? इंडक्टिव थिंकिंग इसको बोलते हैं। इसमें आगमनात्मक चिंतन होता है। व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें बहुविध चिंतन होता है और खुला चिंतन होता है। इसमें हम किसी तरीके से भी चिंतन कर सकते हैं। और बहुविध चिंतन यानी काफ़ी सारी विधियों के द्वारा उसका समाधान निकाल सकते हैं। रचनात्मक और सृजनात्मक होता है। ये जो रचनात्मक यानी क्रिएटिव जो बच्चा होता है वो इसके बारे में सोचता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, उसके मल्टीपल समाधान भी हो सकते हैं, उसके मल्टीपल रिसोर्स भी हो सकते हैं, उसका एक समाधान भी हो सकता है। तो इनमें से बच्चा कोई भी एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर वो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व करता है तो उसमें कौन सा चिंतन पाया जाता है। इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें क्या होता है? किताबों से बाहर का चिंतन होता है। मस्तिष्क हमारा माइंड विप्लव चिंतन होता है। साथ में अन्वेषण यानी कि डिस्कवरी से संबंधित चिंतन होता है। बच्चा कुछ नया सीखता है इसमें और नया करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से। थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था हमारा आलोचनात्मक चिंतन। जो आलोचनात्मक जो चिंतन होता है हमारा, उसमें बच्चा क्या करता है? इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष की परख कर सकता है। यानी कि इसमें हम पहले कोई भी गुण या दोष को देख करके उसमें से फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या इसमें फ़ायदा है और क्या इसमें नुकसान है, इसकी अच्छाई क्या है और बुराई इसमें क्या है। फिर यहाँ तक हमारे थे अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक चिंतन, जो कि हमारे यथार्थवादी जो टाइप थी उसके पार्ट्स थे। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट चिंतन के अन्य प्रकार। चिंतन को देखिए कई भागों में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं जो मेन बातें हैं इसकी मैं आपको बताऊंगी। देखिए अपसारी और अभिसारी को तो आप छोड़ नहीं सकते, बाकी के जो हैं वो आप अगर थोड़ा सा देखते हैं तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होता है? मूर्त चिंतन। इसको बोलते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग। सामने जो उपस्थित चीज़ें होती हैं, देखिए प्रत्यक्ष से ही पता चल रहा है कि जो सामने यानी कि विजिबल जो थिंग्स हैं हमारी, उसी बेस पे चिंतन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन। फिर है कल्पना यानी कि जो हमारे अमूर्त चिंतन होता है। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो सामने नहीं होती, इसमें हमारी जो इनविजिबल जो थिंग्स होती हैं उसके बारे में चिंतन होता है, तो हम उसको बोलते हैं कल्पनात्मक या इमेजिनेटिव थिंकिंग। इसमें बच्चे के सामने कोई चीज़ें नहीं होती, वह मन में ही कल्पना करता है या अपने मन में ही सोच करके उसके बारे में विचार करता है। फिर है विचारात्मक या तार्किक या चर्चा चिंतन। चर्चा, तार्किक या विचारात्मक यानी कि विचार, रिफ्लेक्टिव, लॉजिकल और डिस्कशन थ्योरी। ये हमारा कैसा होता है? हाई लेवल का होता है।
व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर आने के लिए लगातार तर्क का उपयोग करता है। देखिए इसमें किसी भी समस्या का जो समाधान है उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, हमारा तर्क या उसके बारे में डिस्कस करता है। इसमें डिस्कस वो अपने से बड़ों या छोटों किसी से भी मदद ले सकता है, अपने टीचर से भी ले सकता है। तो इसे को क्या बोलते हैं, हमारा विचारात्मक चिंतन। फिर है सहचार्य या अनिर्देशित चिंतन, एसोसिएटिव या अनगाइडेड, अनिर्देशित यानी निर्देशित, गाइडेड नहीं होता किसी के द्वारा। ये एक क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है जिसमें मन एक दूसरे के साथ उनके संबंध के आधार पर विशिष्ट दिशा के बिना भटकता है, जैसा कि श्रद्धा या दिवास्वप्न में होता है। जैसे देखिए सहचर्य से हमारा क्या है कि मिल करके अनिर्देशित, और इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक ये एक गतिविधि है, इसमें एक प्रोसेस है जिसके अंदर मन एक दूसरे के साथ उनके संबंध के आधार पर एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है उसी के बेस पे कोई दिशा में देखता है। और जैसा कि हम भगवान के सामने जाते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान अगर माने तो हमारे मन के अंदर भी है और नहीं माने तो भगवान मंदिर में भी नहीं है। लेकिन जो श्रद्धा भाव है हमारा, उसके कारण हम क्या करते हैं, हमने मूर्त को भगवान का नाम दे करके उसकी पूजा की है। तो ये क्या हो गया, हमारा दिवास्वप्न से रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए प्रत्यक्षात्मक में जो सामने चीज़ें जो होती हैं उसके बेस पे, कल्पनात्मक में जो इनविजिबल थिंग्स होती हैं उसके बारे में, विचारात्मक में तर्क से या डिस्कशन से गाइडेड भी हो सकता है ये, और सहचार्य जो होता है वो अनगाइडेड या एसोसिएटिव चिंतन होता है। फिर यहाँ से देखिए हमारे चिंतन जो है उसके सोपान कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले जो सोपान है हमारा यानी कि प्रॉब्लम असेसमेंट, यानी कि समस्या का सही आकलन। फिर है समस्या के डेटा का आकलन, असेसमेंट ऑफ डाटा ऑफ द प्रॉब्लम। इनको आप सीक्वेंस में याद कीजिएगा क्योंकि ये कई बारी 4 ऑप्शन दे करके इनमें सीक्वेंस में रखने के लिए पूछा जाता है कि पहले कौन सा आएगा। फिर होता है कॉन्क्लूजन, फिर होता है कॉन्क्लूजन टेस्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले कोई भी समस्या है उसका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। फिर उसके बाद उसका डेटा का आकलन करते हैं कि असेसमेंट करते हैं हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के बाद किसी निष्कर्ष पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। फिर हम रिजल्ट जो है उसका परिणाम देखते हैं। देखिए चारों प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम असेसमेंट, फिर असेसमेंट ऑफ डाटा ऑफ प्रॉब्लम, फिर हमारा कॉन्क्लूजन और फिर कॉन्क्लूजन टेस्ट। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था चिंतन का वो ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में बातें कर सकते हैं। थैंक यू।